देखो पास्ट में तो ये खतरा था कि इंसानों को ना स्लेव बना लिया जाता था, उनसे उनकी इंडिपेंडेंस छीन ली जाती थी। लेकिन फ्यूचर में खतरा ये है कि इंसान जो है वो रोबोट बन सकता है। ये काफी फेमस कोट है एरिच फ्रोम का, जो फेमस फिलोसफर थे। समझ गए? अब इसे डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं पास्ट की। पास्ट में क्या होता था? लोगों को ना गुलाम बना लिया जाता था। बड़ी मुश्किल से स्लेवरी खत्म हुई, लोगों से उनकी फ्रीडम छीन ली जाती थी। जैसे सामान को बेचा और खरीदा जाता है ना, उसी प्रकार से इंसान को यानी स्लेव्स को बेचा और खरीदा जाता था और उनकी मर्जी के खिलाफ। लेकिन देखो फ्यूचर में क्या होगा। एरिच फ्रोम को डर यह है कि इंसान रोबोट बन जाएंगे। रोबोट मतलब टेक्नोलॉजी और मशीन के साथ जैसा होता है ना, वो एक ही काम को बार बार रिपीट करते हैं। एक मशीन क्या करती है? एक ही काम को बार बार रिपीट करती है। उसी प्रकार से इंसान भी ना सेम काम को बार बार रिपीट करेगा और इंसान के अंदर से क्रिएटिविटी, फ्री थिंकिंग, वो सब गायब हो जाएगी। और आजकल ऐसा होने भी लगा है। हम फैक्ट्रीज में देखते हैं वर्कर सिर्फ एक ही टास्क को बार बार रिपीट करते हैं मशीन्स की तरह। और क्या हो सकता है? एग्जाम्पल्स और देखिए। एआई और जो दूसरे एल्गोरिथम्स है ना, वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करेंगे। जैसे देखो आज हम देखते भी हैं उबर में एल्गोरिथम, जोमेटो स्विगी में, सब एल्गोरिथम की ताकत है। किसको जॉब मिलेगी, किसको ओला उबर में बुकिंग मिलेगी, जोमेटो में किसको ऑर्डर देने के लिए कहा जाएगा, सब कुछ कौन कर रहा है? एआई कंट्रोल कर रहा है, मशीन कंट्रोल कर रही है। मतलब एम्पैथी, इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस सब गायब। लाइफ पूरी तरह से स्टैंडर्डाइज और इनपर्सनल हो जाएगी। आगे आगे क्या होगा? जैसा हम देखते हैं, देखो डिजिटल टेक्नोलॉजी से ना सर्विलियंस बहुत ज्यादा आज भी हो गई है और आने वाले समय में तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इनकी सहायता से ना हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। इंसान में स्पॉन्टेनिटी बिल्कुल खत्म, सब लिमिटेड। सोशल मीडिया एप्स आज के समय में क्या कर रही हैं? बार बार नोटिफिकेशन भेजती हैं और हमारी एक्टिविटीज को ट्रैक करती हैं, ताकि इंसान को मजबूर किया जा सके ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम करने के लिए। समझ गए? इंसान इतना ज्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने लगा है, वो पूरा दिन स्क्रॉल ही करता रहता है। अरे पूरा जिंदगी स्क्रॉल ही करते रहोगे तो जिंदगी कब जियोगे? मतलब ट्रैवल कब करोगे? बाकी जो हॉबीज होनी चाहिए, कुछ भी हो, घुड़सवारी हो, स्पोर्ट्स हो, उन पर कब ध्यान देंगे? आने वाली जनरेशंस तो देखो उनका ध्यान इन चीजों पे बहुत कम होने लगा है। पॉइंट देखो यही है कि टेक्नोलॉजी को ना एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी मास्टर बनती जा रही है, इंसान को कंट्रोल करने लगी है टेक्नोलॉजी। डेट आज की 15 अप्रैल है। आपके देखो क्या विचार हैं इस कोट के बारे में, आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में। आज अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे, 4, तभी टाइम भी लग गया आज। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का ना एम्प्लॉयमेंट से संबंधित एक बढ़िया इशू है, जबरदस्त आर्टिकल है, उसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद 3 आर्टिकल्स के द हिंदू के डिस्कस करेंगे। अर्बनाइजेशन इज नॉट लिबरेटिंग फोर्स फॉर दलित्स, जैसा कि अंबेडकर ने सोचा था। जिम कॉर्बेट से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और इक्वाडोर मैक्सिको के बीच में टेंशंस। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। सिलेबस में देखो आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो मार्क जकरबर्ग की कंपनी है मेटा। आप सोचोगे सर फेसबुक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब की ये पेरेंट कंपनी है मेटा। जैसे देखो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। समझ गए? तो ये ना इंडिया में अपना पहला डेटा सेंटर ओपन करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेन्नई कैंपस में। जॉब जनरेट होंगी, है ना? कितनी? सिर्फ 30 जॉब्स जनरेट होंगी सिर्फ। लेकिन देखो इंडिया को ना 2030 से पहले 90 मिलियन नई नॉन फार्म जॉब्स जनरेट करनी है, तो सिर्फ 30 जॉब्स का फायदा होगा। राइटर बार बार 30 जॉब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ना वो इस आर्टिकल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जॉब्स आखिरकार जनरेट कहां से होंगी। बड़ी बड़ी न्यूज तो छपती है कि मेटा अपना पहला डेटा सेंटर ओपन करने जा रहा है इंडिया में, और हाइक भी बड़ी बनती है, लेकिन कितनी जॉब्स जनरेट होती हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो इसलिए राइटर इस आर्टिकल में ना इस चीज पे फोकस करेंगे, कहां से जॉब्स आएंगी। देखो इंडिया जल्द ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, यंगेस्ट कंट्री है। मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे देश में काफी ज्यादा है और एवरेज जो एज है काफी कम है। नंबर ऑफ आवर्स
जितने बिताए जाते हैं हमारे देश में स्मार्टफोन के ऊपर वो सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। यहाँ पर बिलियनियर अपने बच्चों की शादी में पॉप स्टार्स को बुलवाते हैं, 72 करोड़ रुपए उनको देते हैं, अंबानी की तरफ इशारा। यहाँ पर बैगर्स भी QR कोड दिखाते हैं पेमेंट लेने के लिए, और जल्द ही टेस्ला भी हमारे देश में आने वाली है। लेकिन जॉब्स का क्या? ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन व्हाट अबाउट जॉब्स? राइटर कहते हैं अभी देखो जितने लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में है ना, यानी 15 से 64 के बीच में, उनमें से देखो 46.6% लोग जो हैं वो वर्किंग हैं, जबकि जो इमर्जिंग मार्केट्स है ना वहां पे एवरेज कितना है? इमर्जिंग मार्केट्स में आमतौर पे होता ये है जितने लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में है ना उनमें से 70% लोग काम कर रहे होते हैं। हमारे देश में सिर्फ 46.6% लोग काम कर रहे हैं जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में आते हैं। और सही बताऊं तो राइटर कहते हैं सिचुएशन देखो इससे भी ज्यादा खराब है, क्योंकि जितने लोग काम कर रहे हैं ना उसमें से आधे तो देखो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अभी सिचुएशन ये है, अगर कोई देखो अपने फैमिली बिजनेस में हेल्पर का काम कर रहा है लेकिन उसको कोई इनकम नहीं मिल रही है तो भी उसे सेल्फ एम्प्लॉयड मान लिया जाता है। तब जाके ये आंकड़ा आता है वर्किंग एज पॉपुलेशन में सिर्फ 46.6% एम्प्लॉयमेंट का। देखो हमने ना डेवलपमेंट के लिए एक अलग ट्राजेक्टरी फॉलो की है। आमतौर पे आप दूसरे एशियन कंट्रीज को देखोगे ना तो उन्होंने जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया ना डेवलपमेंट के लिए वो ये था, सबसे पहले स्टेप में लैंड रिफॉर्म कंडक्ट करो, दूसरे स्टेप में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एक्स्ट्रा लेबर है ना उस एक्स्ट्रा लेबर को आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लेके जाओ। अब इसका फायदा ये होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सस्ती लेबर, तो इस सस्ती लेबर का फायदा उठा के आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ऊपर लेके जाओ और फिर एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट आपका ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि आपके देश में लेबर सस्ती है, क्योंकि आपने उनको मूव कर दिया है एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो यह तय फार्मूला था जिसको एशियन कंट्रीज ने फॉलो किया। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म, दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर सेक्टर से एक्स्ट्रा लेबर को लेके जाओ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सस्ती लेबर मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा। लेकिन इंडिया ने इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं किया। इंडिया ने ज्यादा फोकस किया सर्विस सेक्टर पे। इंडिया का बेट था सर्विस सेक्टर। 90s में हमने देखा कॉल सेंटर का बूम आ गया था, एग्जाम्पल है सर्विस सेक्टर का। फिर 2000 के बाद शुरुआती सालों में हमने देखा TCS और इन्फोसिस जैसी जो कंपनीज हैं वो डेवलप कंट्रीज से प्रोजेक्ट लेने लगी। इवन वहां की सरकारों के बैक एंड संबंधित जो प्रोजेक्ट हैं वो TCS, इन्फोसिस, विप्रो इन कंपनीज ने लेने स्टार्ट किए। IT बूम आया हमारे देश में, एग्जांपल सर्विस सेक्टर का। फिर धीरे धीरे दूसरी जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज है ना वो भी इंडिया ने ऑफर करना स्टार्ट किया। आज 5.4 मिलियन जो लोग हैं ना वो इन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से राइटर ने ना एग्जाम्पल की सहायता से समझाया कि हमारा फोकस सर्विस सेक्टर पे कैसे ज्यादा रहा। और इवन अभी कुछ दिनों पहले बुक आई थी रघुराम राजन और रोहित लांबा की, इन्होंने यही बोला कि इंडिया को ना सर्विस सेक्टर पे ही डबल डाउन करना चाहिए। जैसे देखो डिजाइन है, AI है, इनसे संबंधित स्किल्स आप लोगों को दो, स्किल्स उनके पास आएंगी तो लोअर स्किल सर्विसेज वाली जॉब्स की भी डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। ये इनका कहना है रघुराम राजन एंड रोहित लांबा का। बट देखो राइटर कहते हैं भाई हमारे देश में ना वर्किंग एज पॉपुलेशन 950 मिलियन है। अगर आपको काम करना है ना इन हायर स्किल वाली जॉब्स में, जैसे AI में, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स में, अब इसके लिए चाहिए जबरदस्त स्किल्स। बट 2023 की इंडिया स्किल्स रिपोर्ट कहती है हमारे देश में ना जबरदस्त स्किल डेफिसिट है। यंग इंडियंस में सिर्फ आधे ऐसे हैं जो एम्प्लॉयमेंट देने लायक हैं। इसका मतलब यह है जो बचे हुए आधे हैं उनको कौन एब्जॉर्ब करेगा। अब जाहिर तौर पे देखो वो लो स्किल्ड सर्विसेज में जॉब प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। लो स्किल्ड सर्विसेज मतलब कंस्ट्रक्शन, स्ट्रीट हॉकिंग, होम रिपेयर। पॉइंट समझ गए ना? मतलब जिनके पास स्किल्स नहीं है वो कहां जाएंगे? तो राइटर एग्जाम्पल देते हैं तो उनको मजबूरी में ये करना पड़ेगा, फिर होम रिपेयर, गलियों में जाके कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगना पड़ेगा। और राइटर एक चीज पे चिंता जाहिर करते हैं,
जो आईटी सेक्टर की हम बात करते हैं ना, रघुराम राजन ने बोला जो जैसे आईटी सेक्टर जॉब जनरेट कर रहा है, आप इस पे डबल डाउन करो। 25 सालों में पहली बार ऐसे हुआ है कि आईटी सेक्टर श्रिंक किया है। और जैसे जैसे देखो ऑटोमेशन आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, इवन आईटी सेक्टर में भी जॉब्स जो हैं घटेंगी, क्योंकि बहुत सारे काम तो एआई कर देगा। स्लो हायरिंग देखने को मिलेगी और कई कंपनीज में तो फायरिंग देखने को मिलेगी, ले ऑफ देखने को मिलेगा। और लो स्किल्स वालों का भी हाल जो है वो सही नहीं होने वाला है। अब जैसे जो हमने बात की ना कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, या फिर स्ट्रीट हॉकिंग, गलियों में सामान बेचना, अब इनमें भी ना कमाई इतनी ज़्यादा नहीं है, कमाई कम है। तो इस वजह से ना ये देखा गया कि कोविड का जब लॉकडाउन लगा ना, बहुत सारे लोग जो शहरों में लो स्किल वाला काम कर रहे थे वो वापस सिटीज़ में आए नहीं। लॉकडाउन जब लगा वो अपने गांव में चले गए, लेकिन वापस शहरों में नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनको लगा यार इतनी तो कमाई भी नहीं है कि यहाँ पे, और रिस्क इतना ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया को फिर कौन सी स्टोरी फॉलो करनी चाहिए, इंडिया की डेवलपमेंट स्टोरी क्या होनी चाहिए। देखो, राइटर बोलते हैं आज के समय में ना 60 मिलियन ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं एज कंपेरिजन टू 4 साल पहले। जहां देखो एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग दूसरे सेक्टर्स में मूव करने चाहिए, बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 4 साल के अंतराल में वर्कर्स की संख्या इंक्रीज हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में देखो, जो भी पार्टी सत्ता में आए ना, उसका पहला मकसद यही होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन किया जाए। लेकिन कैसे? तो राइटर अपनी तरफ से कहते हैं, देखो बात यह है, आप जॉब क्रिएशन को सिर्फ एक डायमेंशन में देखोगे ना तो काम नहीं चलेगा। मल्टीपल जॉब क्रिएशन के वेक्टर्स जरूरी हैं। मतलब इवन सर्विस सेक्टर में भी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अलग अलग डायमेंशन से जॉब क्रिएशन होना चाहिए। कुछ सजेशंस वो देते हैं अपनी तरफ से। इसके लिए पॉलिसी सपोर्ट चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए सरकार की तरफ से, एजुकेशन में, स्किल बिल्डिंग में, जॉब प्रिपेयर्डनेस चाहिए, टैक्स इंसेंटिव चाहिए, रेगुलेशन में थोड़ी ढील चाहिए। ये सब चीजें सरकार की तरफ से चाहिए। कुछ वो एग्जाम्पल्स देते हैं कैसे जॉब क्रिएट की जा सकती है। जैसे आजकल ना एक ट्रेंड चल रहा है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, जैसे एप्पल कंपनी है यूएस की, अब ये लोग ना कुछ काम जो है ना, जैसे एप्पल का फाइनेंस काम, लीगल काम, एचआर संबंधित काम, इनको ना अब ये यूएस जैसे देशों में नहीं स्टैब्लिश कर रहे हैं। ये सोचते हैं ये जो हल्का फुल्का काम है ना, लीगल काम, एचआर वाला काम और फाइनेंस रिलेटेड डेटा प्रिपेयर करना और गैर जरूरी जो चीजें हैं फाइनेंस से संबंधित, उनको ना हम ये सब काम करने के लिए ना हम सेंटर ऐसे देश में स्टैब्लिश करते हैं जहां पे लेबर बहुत सस्ती है। तो आजकल ना इनका ट्रेंड चल रहा है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का। ऑलरेडी देखो वर्ल्ड में ना 1500 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, जिनसे ना 1.6 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। 2030 आते आते 45 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। हमारे देश के पास में एडवांटेज है, अभी भी वर्किंग एज पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। तो ये अगर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हमारे देश में स्टैब्लिश होना तो बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हम सर्विसेज भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे इन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के थ्रू। सेकंड है अनरियलाइज्ड पोटेंशियल इन टेक स्टार्टअप्स। देखो ना हमारे देश में ना स्टार्टअप्स का काफी चलन आया, लेकिन देखो बाइजू फेल हो गया, फेल होने की कगार पर है। एक समय ऐसा था जब $22 बिलियन की वैल्यूएशन थी बाइजू की, अब वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी कम हो गई है। तो बाइजू का टूटना ये देश के लिए एक धक्का था। इन्वेस्टर्स का ना, वर्ल्ड के बड़े इन्वेस्टर्स का ना भरोसा इंडिया के स्टार्टअप से उठा बाइजू की वजह से। लेकिन राइटर बोलते हैं फिर से देखो एक मौका है। मौका ये है अब ना नए नए एरियाज इमर्ज होके आए हैं, जैसे ग्रोइंग नीड्स इन एआई, सास, डिफेंस और ग्रीन टेक। ये इंडस्ट्रीज तो इंडिया की स्ट्रेंथ है। अब इनमें नए नए स्टार्टअप्स इमर्ज होके आएंगे। एक बार फिर से इंडिया के पास में कैपेसिटी है, ये जो स्टार्टअप्स हैं ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं। इंडिया को इन स्टार्टअप्स को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, स्किल पूल पे ध्यान देना चाहिए। इन सेक्टर्स में इंडिया के पास में अच्छी खासी स्किल हो। फिर तीसरी बात, ग्रीन ट्रांजिशन। इंडिया देखो आज के समय में ना रिन्यूएबल एनर्जी में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में चौथे नंबर पे है। 2030 आते आते 500 गीगावाट
की कैपेसिटी होगी रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारे देश में, और 2030 आते आते 45% एमिशंस हमें कट करना है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यह कहना है इंडिया में ग्रीन इकोनॉमी संबंधित ना 50 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट होंगी। तो यहां पे सरकार को और ज्यादा पुश करने की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट है, जब देखो जॉब का डेफिसिट इतना है ना, तो हम मैन्युफैक्चरिंग के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्विस पे फोकस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं करेंगे। राइटर का तो प्लान ही है ना कि अलग अलग डायमेंशन में फोकस करो, सिर्फ एक डायमेंशन पे नहीं। तो राइटर कहते हैं देखो जैसे अभी सरकार का फोकस है कि आईफोन, टेस्ला, सेमीकंडक्टर, इनकी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया जाए। चलो ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए सेमीकंडक्टर वगैरह जरूरी है, बट देखो स्मॉल एंड मीडियम जो मैन्युफैक्चरर है ना, उन पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लेस ऑटोमेशन इंटेंसिव होते हैं, ज्यादा लेबर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो कुछ जो चीजें हैं जैसे ONDC है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, छोटा दुकानदार अपना सामान बेच सकता है इस नेटवर्क के थ्रू। जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको लोन आसानी से मिले, उनके लिए लॉजिस्टिक्स आसान हो, वेयर हाउसिंग वो शेयर कर सकें। तो यहां पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को पुश मिले और वो ज्यादा जॉब्स जनरेट करें। तो ये सारे डायमेंशंस हमने डिस्कस किए जिस पर राइटर ध्यान देने की बात बोलते हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, अंबेडकर जी ना सिटीज को ज्यादा सपोर्ट किया करते थे, क्योंकि उनका मानना था गांव में कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन ज्यादा है, शहरों में नहीं है। तो इस आर्टिकल में आज हम डिस्कस करेंगे कि वास्तव में सिटीज जो हैं वो दलित्स के लिए क्या लिबरेटिंग फोर्स साबित हुई हैं। मतलब क्या सिटीज ने दलित्स को लिबरेट किया है, आजाद किया है कास्ट से, या नहीं किया है। आप ना सिलेबस में GS पेपर 1 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ना हम इस आर्टिकल में गांधी और अंबेडकर दोनों के व्यूज में क्या डिफरेंस थे गांव को लेकर, उनको डिस्कस करते हैं। गांधी की सोच ना गांव को लेकर काफी अच्छी थी। गांधी गांव को यानी विलेजेस को आइडियल प्लेस मानते थे। गांधी बोला करते थे गांव सेल्फ रिलायंट होते हैं और उनके लिए गांव मतलब इक्वलिटी और नॉन वायलेंस का मॉडल। उन्होंने यानी गांधी ने जो ग्राम स्वराज का आइडिया दिया ना, उस ग्राम स्वराज के आइडिया में जो पावर थी वो गांव के हाथों में थी, विलेजेस के हाथों में थी। गांधी चाहते थे ऐसे भारत का निर्माण किया जाए जहां पर देखो विलेजेस के पास में ऑटोनॉमी हो, विलेजेस के पास में ऑटोनोमस पावर हो, विलेजेस मिनी रिपब्लिक का काम करें। मतलब सेल्फ रिलायंट, जो चीज गांव के लोगों को चाहिए वो चीज गांव में ही प्रोड्यूस हो, ऐसा भारत गांधी चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ अंबेडकर इस विचार से सहमत नहीं थे। उनको यह लगता था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सेंटर है विलेजेस। अंबेडकर कहा करते थे हिंदू कास्ट सिस्टम गांव में देखो सबसे ज्यादा पावरफुल है और दलितों का जो ऑपरेशन है ना सबसे ज्यादा गांव में ही होता है। हिंदू सोशल ऑर्डर का वर्किंग प्लांट, ये टर्म उन्होंने इस्तेमाल किया था। विलेजेस जो है वो हिंदू सोशल ऑर्डर का एक प्रकार से वर्किंग प्लांट है। अंबेडकर का यह विचार था कि शहरों में आके ना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाता है, क्योंकि शहरों में एनोनिमिटी मिलती है। आपने भी देखा होगा शहरों में ना लोगों को कुछ लेना देना नहीं होता दूसरों से, क्लास के नाम पे चीजें होती हैं। क्लास मतलब कौन अमीर है कौन गरीब है, ये चीज ज्यादा मैटर करती है बजाय कौन किस कास्ट का है। पॉइंट्स आप समझ गए ना। गांधी जहां एक तरफ देखो गांव को इंपावर करना चाहते थे, दूसरी तरफ अंबेडकर गांव से दलितों को आजाद करवाना चाहते थे। गांधी तो डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू गांव को पावर देना चाहते थे, अंबेडकर सेंट्रलाइजेशन के थ्रू दलित्स को सिटीज में अपॉर्चुनिटीज देना चाहते थे। उनको यह लगता था कि गांव में तो देखो कास्ट के नाम पे काम चलता है, जैसे ब्राह्मण्स एजुकेशन देते थे, मंदिरों में पूजा पाठ करवाते थे और ट्रेडर कम्युनिटी के लोग यानी वैश्य ट्रेड करते थे। तो उसी प्रकार से कास्ट के आधार पर काम डिवाइड होता था। बट शहरों में ना स्किल के आधार पे जो काम है वो डिवाइड होता है, इसलिए सिटीज ज्यादा बढ़िया हैं। लेकिन राइटर कहते हैं देखो अंबेडकर की जो ये सपना था, जो ये सोच थी ना,
वो शहरों में सही साबित नहीं हुई। इवन ना प्योरिटी एंड पोल्यूशन वाला जो कंसेप्ट है ना, वो देखो सिटीज में भी आ गया। आज आप सिटीज में देखते हो घेटो बने हुए हैं अलग अलग कास्ट के। कई सिटीज में आप देखते हो अलग से शहर के आउटर एरियाज में ना दलित बस्ती होती है, जहां पे स्लम्स होते हैं और वहां पे ज्यादातर दलित्स रहते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, नाले के नज़दीक नाला वगैरह बहता है शहर से, और नाले के नज़दीक स्लम्स बने हुए हैं और उन स्लम्स में दलित रहते हैं। इसके बाद राइटर अपना ओपिनियन देते हैं कैसे शहरों में प्योरिटी एंड पोल्यूशन का जो कंसेप्ट है ना, वो जारी रहता है। वो एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, मार्च 2017 में ना उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया कि जो मीट शॉप्स है ना, जो रिलीजियस प्लेसेस के आसपास हैं, वो मीट शॉप्स ना अपनी दुकान के आगे एक पर्दा लगा लें, कर्टेन लगा लें। सिमिलर सा ऑर्डर 2021 में गुजरात में कई सारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के द्वारा जारी किया गया था। उनका यह कहना था रिलीजियस सेंटिमेंट के चलते मेन रोड पे मीट की शॉप्स नहीं होनी चाहिए। तो राइटर कहते हैं इनडायरेक्टली ने सरकार क्या कर रही है, प्योरिटी एंड पोल्यूशन के कंसेप्ट को जारी रख रही है कि जो मीट का काम करते हैं या मीट को कंज्यूम करते हैं वो इनप्योर हैं, और दूसरी तरफ जो मीट वगैरह कंज्यूम नहीं करते हैं वो प्योर हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो अगर मान लीजिए कोई लैंडफिल इस्टेब्लिश करना है या वेस्ट डिस्पोजल प्लांट इस्टेब्लिश करना है, वो आमतौर पे देखो दलित बस्ती या फिर जो मुस्लिम घेटोज है ना, उन्हीं के आसपास इस्टेब्लिश किया जाता है। और कई बार जो अतिक्रमण वाली ड्राइव चलाई जाती है, डिमोलिशन ड्राइव, कि आपने इलीगल तरीके से घर बनाया है, उसका भी सबसे बुरा प्रभाव जो है ना, वो दलित और मुस्लिम कम्युनिटी पर ही पड़ता है। दे आर द मोस्ट इंपैक्टेड बाय स्लम डिमोलिशन ड्राइव्स। कुल मिला के देखो राइटर का पॉइंट ये है कि जो अंबेडकर ने सोचा था ना कि शहरों में दलित जो हैं वो आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एनोनिमिटी मिलती है, किसी को पता ही नहीं लगता कौन किस कास्ट से है, सरनेम इतने पूछे नहीं जाते। लेकिन उनका ये सपना साकार साबित नहीं हुआ। किसी न किसी फॉर्म में कास्ट देखने को मिल जाती है सिटीज़ में भी। सबको देखने को मिले कोई ज़रूरी नहीं है, पैसों का भी वेटेज इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है सिटीज़ में। लेकिन फिर देखो कुछ दूसरी फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू कास्ट आ जाती है व्यवहार में, जैसा हमने एग्जांपल डिस्कस किया, मीट की दुकानें या फिर लैंडफिल्स यानी वेस्ट डिस्पोजल की जगह चुननी है। ऐसी बहुत से एग्जांपल्स हैं जिनमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सुप्रीम कोर्ट के जिम कॉर्बेट जजमेंट से संबंधित है। मतलब आर्टिकल सिर्फ जिम कॉर्बेट से संबंधित नहीं है, ओवरऑल इन्वायरमेंट वर्सेस ह्यूमन इंटरेस्ट से संबंधित है ये इशू। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले देखो थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सॉरी। मार्च में ना सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में एक नेक्सस को एक्सपोज किया। नेक्सस किस किस के बीच में? पॉलिटिशियंस, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में। उन्होंने मिलकर क्या किया? इन तीनों ने ना मिलकर 6000 पेड़ गिरा दिए। क्यों? क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, यहां पर टाइगर सफारी करनी थी। लेकिन देखो इवन कोर एरियाज में भी पेड़ गिरा दिए गए। और जब सुप्रीम कोर्ट को पता लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो पैसे हैं इन्हीं ऑफिशियल से वसूले जाएं जो 6000 पेड़ गिराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। राइटर कहते हैं देखो हमारे देश में ना कानून है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, प्रोजेक्ट टाइगर है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, सब कानून हैं। लेकिन फिर भी ना इनको ताक में रखकर कई बार जंगलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। स्टेट सोचता है बस कैसे ना कैसे करके रेवेन्यू इंक्रीज किया जाए, और इन्वायरमेंट तो देखो सेकेंडरी हो गया है। पहले भी एक जजमेंट था, नीचे देखिए, जजमेंट का नाम है रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जो नीचे आप जजमेंट देख रहे हो मैं हाईलाइट कर देता हूं आपको। इस जजमेंट में ना सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बोला था
इकोनॉमिक ग्रोथ इन्वायरमेंट की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। बट बात वही है, सुनता कौन है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो पिछले कुछ समय में ना ये देखा गया है, स्टेट गवर्नमेंट्स क्या सोचती हैं कि इको टूरिज्म ना हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इको टूरिज्म से इन्वायरमेंट भी कंजर्व हो जाता है, रेवेन्यू भी मिल जाता है, लोकल लोगों को रोजगार भी मिल जाता है, यानी सारे काम हो जाते हैं इको टूरिज्म से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में ये जो जजमेंट दिया ना, तो इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, आपकी जो अप्रोच है वो इको सेंट्रिक होनी चाहिए, ना कि एंथ्रोपोसेंट्रिक। दोनों में डिफरेंस क्या है? इको सेंट्रिक अप्रोच में ना हम इन्वायरमेंट को ऊपर रखते हैं, इन्वायरमेंट को प्रायोरिटी देते हैं, जबकि एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच में ना हम ह्यूमन बीइंग्स के इंटरेस्ट को ऊपर रखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मार्च की जजमेंट में ये बोला, जो भी स्टेप्स लिए जाए ना वो इको सेंट्रिक होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सफारी स्टैब्लिश की जाती है नेशनल पार्क में, लेकिन लगता है ना कि इस एरिया से अगर सफारी गुजरेगी तो टाइगर्स को नुकसान पहुंचेगा, तो उसी समय रोक दो सफारी का प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा। यह है इकोसेंट्रिक अप्रोच। जबकि एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच में इसी एग्जाम्पल में देखें तो यह होगा, अरे ठीक है ना यार, थोड़ा बहुत टाइगर को नुकसान पहुंचेगा, मरेंगे नहीं, लेकिन कम से कम रेवेन्यू तो बनेगा, कम से कम लोकल लोगों को रोजगार तो मिलेगा। तो दूसरे केस में हमने देखा ह्यूमन बीइंग्स के इंटरेस्ट को ऊपर रखा गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मार्च जजमेंट में बोला, जाहिर तौर पे आप इकोसेंट्रिक को ऊपर रखो और एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच को इग्नोर करो। कोर्ट ने कुछ और डायरेक्टिव्स भी दिए, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। आर्टिकल में ना इधर उधर हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे सीधा बता देता हूं। 4 डायरेक्टिव मेनली सुप्रीम कोर्ट ने दिए। सबसे पहले, नेशनल पार्क में ना अगर ये कोर एरिया है ना, तो कोर एरिया में टाइगर सफारी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मना है। कोर एरिया में कोई सफारी नहीं। और पेरिफेरल एरिया में सफारी की जा सकती है, नहीं की जा सकती, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बॉडी बनाई है, और वो एक्सपर्ट बॉडी जो है वो इस चीज पे विचार करेगी। तीसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला, 2019 में ना गाइडलाइंस आई थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की। इस अथॉरिटी ने ना इवन नेशनल पार्क के अंदर चिड़ियाघर की तरह टाइगर सफारी को अलाउ कर दिया था। जैसे चिड़ियाघर में टाइगर दिखता है ना, पिंजरे के अंदर बंद होता है, वैसे ही नेशनल पार्क के अंदर किसी जगह पे टाइगर को लाके रख दिया जाए और फिर सफारी करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और सफारी के लिए टाइगर्स ना उसी जगह के होने चाहिए। कॉर्बेट में मान लीजिए सफारी करवाई जा रही है ना, तो कॉर्बेट के ही टाइगर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि स्पेशली सफारी करवाने के लिए आप कहीं और से टाइगर किसी और जगह का उठा लाए और उसको कॉर्बेट में लाके छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यहां पे सफारी के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आए और टाइगर देख सकें। भैया ये तो एनिमल्स को यूज करने वाली बात हो गई। लोकल अगर उसी नेशनल पार्क का टाइगर है तो सही है, किसी और जगह से लाके वहां पे नहीं रख सकते, और वो भी सफारी के लिए। समझ गए? अब इसके बाद देखो, एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल दिया था नॉर्मन मायर्स ने। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताता हूं। इन्होंने, नॉर्मन मायर्स ने अपने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में यह बोला, जहां देखो इन्वायरमेंट को डैमेज का थ्रेट है ना, जहां इन्वायरमेंट को डैमेज का थ्रेट है लेकिन अभी साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है, समझ गए? मतलब जो करने जा रहे हो आप, फॉर एग्जांपल सफारी स्टैब्लिश कर रहे हो, उससे खतरा तो है कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा, बट अभी आपके पास प्रॉपर रिसर्च नहीं है, तो ना उसको छोड़ दो, फिर उस स्टेप को वहीं पे छोड़ दो, सफारी मत करो। अगर आपको लगता है कि अभी साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, तो एज ए प्रिकॉशन बरतते हुए आप वो स्टेप मत लीजिए, यानी सफारी मत इस्टेब्लिश कीजिए। सफारी का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया। सिंपल भाषा में इनका ये कहना था, जहां डैमेज का थ्रेट है ना और वहां पे अभी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो आप साइंटिफिक एविडेंस का इंतजार मत करिए, सीधा एक्शन लो, इन्वायरमेंट को बचाओ और वो चीज छोड़ दो जिससे इन्वायरमेंट को रिस्क है, वरना देखो बहुत देर हो जाएगी। तो ये नॉर्मन मायर का ना प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है।
और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कोर एरियाज में सफारी के ऊपर बैन लगाया ना, तो उन्होंने नॉर्मन मायर्स के इसी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को इन्वोक किया। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो जो मास एक्सटिंक्शन है ना, मास एक्सटिंक्शन में क्या होता है कि एक बहुत थोड़े समय में ना बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, इनकी डेथ हो जाती है। तो राइटर कहते हैं नेक्स्ट मास एक्सटिंक्शन से ना आधे से ज्यादा स्पीसीज तो खत्म हो जाएंगी, और इंडिया में अभी टोटल ना 12% इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। हमारे देश में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं जिसका 90% एरिया हम खो चुके हैं। तो बताइए प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को फॉलो करने की आवश्यकता है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, राइटर कहते हैं देखो जजमेंट में ना एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, वो है इकोसिस्टम सर्विसेज की। इको टूरिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सर्विसेज, पर कोर्ट ने ज्यादा फोकस नहीं किया। ये इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है? देखो जो फायदे इन्वायरमेंट से मिलते हैं हमें, जैसे देखो फूड है, फूड मिलता है, वाटर, क्लाइमेट रेगुलेशन, फ्लड कंट्रोल, ये सब कुछ, ये क्या है? ये वो सर्विसेज हैं जो इकोसिस्टम हमें देता है और इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला जिन ऑफिसर्स ने गलती की, जिनकी वजह से पेड़ काटे गए, उनसे हम पैसा वसूलेंगे। तो क्या ये चीजें सुप्रीम कोर्ट ने काउंट की पैसा वसूलते वक्त, मतलब ऑर्डर देते वक्त? आंसर है नो। सुप्रीम कोर्ट ने इन इकोसिस्टम सर्विसेज को नहीं काउंट किया, ये मॉनिटरी वैल्यू में नहीं आई। देखो एक जगह पे पेड़ काटे जाते हैं तो प्रॉपर कंपनसेटरी फंड भी है कि दूसरी जगह पे पेड़ उगाए जाएं, बट दूसरी जगह पे पेड़ उगाए जाते हैं ना, उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। एक ही तरह के पेड़ उगा दिए जाते हैं, वहां पे वाइल्ड एनिमल्स नहीं आते, तो बहुत कुछ मिस हो जाता है। जब देखो नेचुरल फॉरेस्ट को काट के दूसरी जगह पे फॉरेस्ट लगाए जाते हैं, वो एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है। कंक्लूजन में राइटर बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को ना कोस्टा रिका वर्सेस निकारागुआ 2018 के केस से सीखना चाहिए था। इस केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किन मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल किया इन्वायरमेंट के डैमेज को इवेल्युएट करने के लिए? इस केस में ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने असर्ट किया था कि इन्वायरमेंट के डैमेज के लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा, और इस कंपनसेशन कितना होगा इसमें यह चीज भी काउंट होगी कि इकोसिस्टम के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो सर्विसेज भी खो गई हैं, उनकी भी यूनिट वैल्यू है। तो इस चीज पे ना एक प्रिसाइज लॉ और पॉलिसी बनानी होगी, ताकि इकोसिस्टम को कभी नुकसान पहुंचता है ना, तो इकोसिस्टम की जो सर्विसेज हैं वो खत्म हो गई हैं नुकसान की वजह से, उन्हें भी काउंट किया जाए। समझ गए? जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर फॉरेस्ट खत्म हो जाए तो कार्बन एब्जॉर्प्शन, वाटर क्लीनिंग सब बंद हो जाएगा। इनको भी काउंट करना जरूरी है जब हम कंपनसेशन की बात करते हैं मॉनिटरी वैल्यू में। तो इसलिए राइटर बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के मार्च की जजमेंट ना एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी भी है, इसमें प्रिसाइज लॉ आना चाहिए था इस चीज से संबंधित। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इक्वाडोर और मैक्सिको के बीच टेंशंस हो गई हैं, उससे संबंधित है। आप मैप में लोकेशन देख लीजिए, साउथ अमेरिका में ये लोकेशन है इक्वाडोर की, और यहां पे है मैक्सिको। मैक्सिको तो देखो नॉर्थ अमेरिका में आता है और यूएस का पड़ोसी देश है। टेंशंस का रीजन क्या है? देखो 2023 में ना इक्वाडोर में इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, और इलेक्शंस के ऊपर आरोप लगे कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में इलेक्शंस नहीं कंडक्ट हुए। इवन एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की तो गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये फर्नांडो और कोई जो डिफिकल्ट नेम है यहाँ पर, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई क्विटो में, ये जब कैंपेन कर रहे थे। गैंग वायलेंस काफी ज्यादा है इक्वाडोर में। जनवरी की खबर है, वहां पे ना एक गैंग ने कोस्टल सिटी पर कब्जा कर लिया था। तो ऐसी सिचुएशन है, ये देखो गैंग्स ने जनवरी में इस सिटी पर कब्जा कर लिया था। डिफिकल्ट नाम है ये भी। खैर ये तो हमने हालात की बात की। हुआ ये, देखो इक्वाडोर में जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ना, उनके खिलाफ करप्शन के केस चल रहे थे। उन्होंने ये बोला कि हमारे खिलाफ ये जो करप्शन के केस है ना, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। जैसे हमारे देश में चल रहा है ना, अरविंद केजरीवाल, उनका ये मानना है पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं केस, और बीजेपी वाले बोलते हैं कि नहीं हम करप्शन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। तो कुछ कुछ वैसा ही वहां पे फॉर्मर प्रेसिडेंट और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ केस चल रहे थे। उन्होंने बोला
कि ये जानबूझ के पॉलिटिकल केसेस हैं, उन्होंने ना इक्वाडोर में मैक्सिकन एम्बेसी में शरण ले ली। और इस बात से जो प्रेसिडेंट हैं इक्वाडोर के, जिनका नाम है येरा डैनियल नोबोआ, ये चिढ़ गए। पहले ही चिढ़े हुए थे क्योंकि मैक्सिकन एम्बेसडर ने 2023 के इलेक्शंस पे क्वेश्चंस रेज किए थे कि इलेक्शंस अच्छे से नहीं हुए। ऊपर से फिर मैक्सिको की एम्बेसी ने इक्वाडोर में शरण दे दी फॉर्मर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को। तो इन्होंने क्या किया, इक्वाडोर के प्रेसिडेंट ने ना फोर्स भेज दी इक्वाडोर में मैक्सिकन एम्बेसी के ऊपर रेड मारने के लिए। रेड मार दी और मैक्सिको ने बोला कि यार हमारी एम्बेसी के अंदर आप कैसे घुस सकते हो, मैक्सिको की सोवरेनिटी है इक्वाडोर में मैक्सिको की एम्बेसी के ऊपर। यही तर्क तो ईरान के द्वारा दिया गया कि इजराइल ने सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर कैसे बम गिराए, उस पर तो हमारी सोवरेनिटी थी, एम्बेसी पे अटैक मतलब हम पे अटैक। तो यही बात मैक्सिको ने यूएन में जाके बोली और मैक्सिको तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी चला गया कि हमारी सोवरेनिटी का वायलेंस हुआ है, हमारी सोवरेनिटी का वायलेशन हुआ है और इसके लिए इक्वाडोर को ना यूएन से एक्सपेल कर दिया जाए। मैक्सिको का कहना है इक्वाडोर ने जो किया है हमारी एम्बेसी के ऊपर अटैक करके, ये वियना कन्वेंशन का भी उल्लंघन है। वियना कन्वेंशन के भरोसे ही तो देखो विभिन्न देशों में अलग अलग देशों की एम्बेसीज चल रही हैं। वियना कन्वेंशन के भरोसे जब दो देशों के बीच में टेंशंस होती हैं उतनी ज़्यादा, जैसे यूएस और रशिया के बीच में, आज भी रशिया में यूएस की एम्बेसी है। क्यों? क्योंकि वियना कन्वेंशन का भरोसा है कि रशिया यूएस की एम्बेसी पे अटैक नहीं करेगा। लेकिन देखो इस प्रकार से अगर वियना कन्वेंशन का वायलेशन होता रहा तो ट्रस्ट ही टूट जाएगा विभिन्न देशों के बीच में और एम्बेसी का जो कंसेप्ट है वही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये दो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आज। एक तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित और दूसरा क्वेश्चन इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन दलित कम्युनिटी से संबंधित। बड़ा क्वेश्चन है ये, नीचे वाला 250 वर्ड्स में आपको ये अटेम्प्ट करना है और ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो छोटा है लेकिन है ये भी 15 मार्क्स का और 250 वर्ड्स का। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।